राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक पवन श्रीवास्तव जी हैं। उनसे आज हम जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान में चीन का एक मुद्दा है, डोकलाम में जिस प्रकार चीन ने घुसपैठ की है, तो चीनी माल के बहिष्कार का आह्वान राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन ने कर दिया है। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के बारे में पवन जी हमें जानना चाहेंगे कि चीनी माल का जो बहिष्कार है वह राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से किस रूप में जुड़ता है, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं? विवेक जी, एक छोटे से संशोधन के साथ आपने जो परिचय दिया, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के मुद्दे जब सामने आते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान के, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन अपने दायरे से बाहर जाकर के उनको स्वीकार करता है। तो ये मेरा संशोधन छोटा सा ये है कि दायरे से बाहर जाकर नहीं, बल्कि यही हमारा दायरा है। स्वाभिमान का जो दायरा है, क्षमताओं से मेरा मतलब ये था। हाँ, तो हम इस दायरे के भीतर ही काम करते हैं। जो राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा नहीं है वो हमारा मुद्दा नहीं होता है। हमारा मुद्दा ही वही होता है, यही हमने अपनी सीमा खींची है और उसी के भीतर हम अपना काम करते हैं। जितने पिछले कार्यों को आपने गिनाया वो सब राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े मुद्दे थे, चाहे वो माँ गंगा के उद्धार का मुद्दा हो या जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, एक विदेशी मूल का प्रधानमंत्री बनने ही वाला था देश का जी। और वो देश के स्वाभिमान पर एक सीधे सीधे हमले के रूप में हमने उसको महसूस किया था और उसके विरोध में हम आगे आए थे और तभी राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का जन्म भी हुआ था। बीच में बहुत दिनों तक ये वो मुद्दा सॉल्व हो जाने के बाद एक निष्क्रियता सी ही रही, लेकिन फिर विचार ये हुआ, हमारे जो संस्थापक मार्गदर्शक हैं माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी, उनके साथ और सीनियर साथियों के साथ विचार विमर्श में ये बात आई कि भाई इस तरह के स्वाभिमान पर आघात और स्वाभिमान के मुद्दे तो आगे भी आ सकते हैं, ये फुल स्टॉप नहीं है। इसलिए इस संगठन को जीवित रखा जाए और जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है तो हम उस चुनौती को आगे बढ़ के स्वीकार करें और देश में उसके विरोध में जो वातावरण बनाना है उसका अभियान शुरू करें। अब सवाल जैसा आपने अभी वर्तमान मुद्दे के बारे में की, चीन के बारे में, तो चीनी माल के बहिष्कार से नो टू चाइना, बी भारतीय बाई भारतीय, इस नाम से हमने अभियान शुरू किया। जैसा हमने आपको बताया कि ये राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा है। ये पिछले 2-3 वर्षों से ये बात चल रही है और पहले भी चली है कि विशेष करके इस समय में, इस मौसम में एक चीनी माल के बहिष्कार का मुद्दा कई बार सामने आता है, लेकिन तब उसके कारण अलग अलग होते थे। एक तो ये होता था कि साहब ये हमारे जो छोटे कारीगर हैं उनका जो जीवन यापन का जो उनका व्यवसाय है वो मार खा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करते थे। और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी चीन से बनकर आ रही है और हमारे कुम्हार भाइयों का रोजगार छिन रहा है, ये मुद्दे महत्वपूर्ण होते थे। लेकिन इस बार ये मुद्दा स्वाभिमान का मुद्दा बनकर के सामने आया जी। चीन ने जो तनातनी अभी वहाँ डोकलाम में बनी हुई है, उसमें उसने सीधे सीधे हमारे स्वाभिमान पर ही हमला किया। उसने 1962 की याद दिलाई। उसने कहा कि 1962 की याद अगर भारत को होगी तो वो चीन से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। तो भाई हम तो 1962 को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि 1962 ही वो लैंडमार्क है, वो लिटमस ईयर है जिसके परिप्रेक्ष्य में आप चीन और उसके चरित्र और उसकी रणनीति को समझ सकते हैं। क्योंकि तब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे,
1962 का ज़माना था, और हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई इस देश में नारा लगता था। हम लोग भी लगाए थे, स्कूलों में हम लोगों को कहा जाता था कि ये नारे लगाओ। पंचशील का एक फॉर्मूला सामने आया था। हाँ, और उसके तुरंत बाद चीन का हमला, जिसका इस देश को कोई इसकी संभावना ही नहीं थी कि ऐसा होना है। हम तो भाई भाई के नारे लगा रहे थे, और उसके बाद हमले के बाद हम उसके लिए तैयार नहीं थे, और एक अपमानजनक स्थिति का सामना हमको करना पड़ा था। इसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। उसको एक दुखती रग समझकर उसने उस पर हाथ रखा, लेकिन हमारे लिए वो एक सोते से जागने जैसी घटना थी। और तभी से अगर आप देखें तो प्री 62 और पोस्ट 62, ये दो भाग में आप भारत की क्षमताओं के इतिहास को बांट सकते हैं। तब तक हम एक और, हमारा नेतृत्व और उसके साथ साथ हम सब एक दूसरे ही खुशफहमी के माहौल में, खास करके चीन के मामले में जी रहे थे, लेकिन उसने हमें सोते से जगा दिया। इसलिए 1962 को हम तो कभी भूल नहीं सकते, ये देश कभी नहीं भूल सकता है। लेकिन उसने याद दिला करके हमारे स्वाभिमान को जरूर जगाया। और तब हम सोच रहे थे कि हम किस तरह से रिएक्ट करें इस पर, हमारी भूमिका इसमें क्या हो सकती है। इच्छा तो होती थी कि हम जा करके गोली चलाएं वहाँ, लेकिन हम वहाँ गोली नहीं चला सकते थे। हम तो फौज में नहीं है, राष्ट्रीय स्वाभिमान कोई सैनिक संगठन नहीं है, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन कोई राजनीतिक दल भी नहीं है कि वो सरकारी नीतियों को बदलने के लिए उस पर कुछ दबाव बनाने की कोशिश करे। हम तो समाज के बीच में काम करने वाले संगठन हैं। तो एक सामान्य नागरिक के रूप में हमने अपनी भूमिका इसमें ढूंढी, जिसको हम एक कहते हैं प्रतिरोध के कई तरीके होते हैं। उसमें एक निषेधात्मक प्रतिरोध एक होता है, जिसका गांधी जी ने भी उपयोग किया था। जैसे मशहूर सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो एक निषेधात्मक प्रतिरोध का स्वरूप था। ये अब चीन ने हमारे स्वाभिमान को ललकारा है, तो एक है कि हम उसके विरुद्ध युद्ध करें, और दूसरा है कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें कुछ ना करके भी हम उसका विरोध कर सकते हैं, जैसे हम उसका सामान नहीं खरीदेंगे। ये एक निषेधात्मक प्रतिरोध। आम जनता का, सामान्य जन का यह हथियार है, निषेधात्मक प्रतिरोध। तो इसको हमने अपना हथियार के रूप में बनाया, और उसके जो परिणाम होने हैं और होने वाले हैं उस पर और विशेष चर्चा में आप लोग भी उसको सब जानते हैं। हम लोग और आगे उस पर बात करेंगे। अब जैसे 62 की बात पवन जी ने की, अभिमन्यु जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो चीन को लेके अभी सीपैक बन रहा है, सीपैक कॉरिडोर की बात हो रही है, तो सामरिक रूप से अगर देखा जाए तो चीन की चुनौती भारत के लिए कितनी बड़ी है? देखिए, जो सीपैक और ओबीओर बनाया जा रहा है, ये सीधा सीधा हमारी सोवरेनिटी पर हमला है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पूरा राज्य है, जिस पर कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने भी कब्जा किया है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, अगर उसको लीगली देखा जाए, अगर दस्तावेजों के हिसाब से देखा जाए, तो भारत का हिस्सा है। और सीपैक के तहत उस हिस्से से एक रोड निकाला है चाइना ने, तो पाकिस्तान से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हिस्सा हमारा है, उस पर हमारी परमिशन लिए बिना अगर कोई देश रोड निकालता है या कोई निर्माण करता है, तो डायरेक्ट हमारी संप्रभुता, डायरेक्ट हमारी सोवरेनिटी पर हमला है। और दूसरी चीज आप ये देखिए, ये जो सीपैक का मसला है, इसमें एक दूसरा नजरिया और भी है। सीपैक सिर्फ एक व्यापार का तरीका नहीं है। सीपैक के तहत चाइनीज ट्रूप्स भी पाकिस्तान में डेप्लॉय किए जा रहे हैं, जैसा आप जानते हैं। 1 लाख से अधिक फौजियों को ग्वादर पोर्ट के आसपास, और जो ये पूरा हाईवे निकल रहा है, उसमें जगह जगह उनकी चौकियां बनाई गई हैं। तो किसी भी युद्ध के हालात में वो चीनी सैनिक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। और जो ये चीनी सैनिक जो तैनात हुए हैं ग्वादर पोर्ट के आसपास,
अगर आप वहां पे देखेंगे मैप के हिसाब से भी, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से बहुत सारा हमारा व्यापारिक चीजों का आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ होता है। तो युद्ध की स्थिति में यह संभव है कि चाइना के साथ अगर हमारा कोई टकराव होता है तो चाइना के वो 1 लाख सैनिक या उनके और जो जहाज हैं वो हमारी उस जो ट्रेड लाइन है उस पर हमला कर हमारी एक आर्थिक नाकेबंदी कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा, अगर आप थोड़ा सा इससे आगे जाएं, कुछ साल पहले देखें, तो अब ये ओबीआर के तौर पर हमारे सामने आ रहा है, ये सीपेक के तहत हमारे सामने आ रहा है। इससे पहले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उन्होंने चाइना से अपनाया था, जिसके तहत म्यांमार में, जिसके तहत श्रीलंका के हबन टोटा में, पल्लीकेले में उन्होंने बंदरगाह बनाए और उन बंदरगाहों पे चीनी नौसेना की पनडुब्बियां, चीनी नौसेना के जहाज वहां पे आके कई कई दिन तक रुकते थे और हम सबको मालूम है रुककर क्या करते थे, वो रुककर बेसिकली जो पूरे हिंद महासागर में जो हमारे इंस्टॉलेशंस थी उनकी जासूसी करते थे। और अगर हमारा पूरा डाटा, हमारी नौसेना की पूरी जानकारी उन तक पहुंच जाती है ऐसी जासूसियों के जरिए, तो भविष्य में किसी भी सिचुएशन में, ऐसी वॉर सिचुएशन में या किसी और सैन्य टकराव की सिचुएशन में वो हमारे देश के लिए खतरे की घंटी होगा। तो इस तरीके से मैं इसको एक लाइन में पूरे में कहूं तो ओबीआर और जो सीपेक ये है या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इसके पहले जो रही, वो हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा सीधा चीन के द्वारा हमला है, जिसका हमारी सरकार द्वारा, हमारे पूरे मुल्क द्वारा, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कहता हूं, ये हमारे देश की अखंडता पर हमला है। तो पूरे देश को एकजुट होकर इस अखंडता पर जो प्रहार चीन ने किया है उसका उसी की भाषा में, जिस तरीके से तिब्बत पर चीन ने गलत कब्जा किया, जिस तरीके से जिनजियांग प्रोविंस में लोगों के अधिकारों को मारा जा रहा है चीन के द्वारा, जिस तरीके से जो हमारी धार्मिक आस्थाएं थी, हमारे